ये कंफ्यूजिंग थोड़ी हो रही थी। अच्छा। मतलब कन्फ्यूजन किस चीज़ में हो रही है आपको? सर, जो अंडू सेगमेंट्स आपने बताया था ना कि जब भी हम कोई टेबल में कोई वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो जी अंडू सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। जी तो जी। जो पहली वैल्यूज़ होती है वो स्टोर करने के लिए। तो एक सिस्टम अंडू सेगमेंट्स थे, एक ये शायद अंडू सेगमेंट्स थे, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि अंडू सेगमेंट्स में, अंडू टेबल स्पेस में कौन से यूज़ होते हैं ये सेगमेंट्स जो हैं। यूज़ नहीं होते, मतलब स्टोर होते हैं। ठीक है। जैसे जी। मैंने आपको एक एक एग्जांपल दी थी सेगमेंट, पहले तो बात है सेगमेंट क्या होता है। ठीक है। तो ये हम आगे आएंगे तो डिफरेंट सेगमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सिंपल जैसे टेबल जो है ना, ये एक सेगमेंट है। तो मतलब ऑरेकल कह लो कि लॉजिकली जो आपको यूनिट देता है टू मैनेज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो सेगमेंट होता है। आप एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्स आपका एक सेगमेंट है। इसी तरह अगर आप कोई लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वो आपका एक सेपरेट सेगमेंट होगा। तो वो उनको इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट ट्रीट करता है। और फिर आप सेगमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की अपनी पॉलिसीज लगा सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह जो सा वो फॉर मैनेजिंग पर्पस कह रहे हैं, ओरेकल आपको प्रोवाइड करता है। तो अब देखें, आप एक टेबल है, आपके पास ओरिजिनल टेबल है। सपोज जैसे हमने कहा जी स्टूडेंट का टेबल है, और रोल नंबर आप कहते हैं जी 15 जो है ना, उसका एड्रेस आपने चेंज कर दिया। पहले उसका एड्रेस था लेट्स सपोज गुजरांवाला, तो अब उसका एड्रेस आपने कर दिया इस्लामाबाद। तो अब जैसे ही आप वैल्यू चेंज करेंगे, द सिस्टम विल कीप बोथ वैल्यूज। तो वो जो ओल्ड वैल्यू होगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट, इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही जाहिर होगी, इसलिए उसको सेगमेंट कहते हैं। और उसको अनडू सेगमेंट कह देंगे। और वो स्टोर किधर होगा जाके? वो आपकी अनडू टेबल स्पेस में स्टोर हो जाएगा जाके। जी सर, क्लियर हो गया। सर मतलब जो जो पुराना डाटा होगा जी वो अनडू सेगमेंट में जाकर स्टोर होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओल्ड वैल्यू, जो आपकी ओके। ओल्ड वैल्यू है ना, वो आपकी उधर स्टोर हो जाएगी। अगर किसी भी स्टेज के ऊपर आप लेट्स सपोज ये आपने चेंज किया 6 माह पहले, और किसी भी स्टेज पे आप कहते हैं जी कि नहीं, मैं ओल्ड वैल्यू जो सा वो वापस लाना चाहता हूँ, तो यू कैन रिकवर दैट वैल्यू फ्रॉम द अनडू सेगमेंट्स। तो वो आप ओके उधर सर। से रिकवर कर सकते हैं। तो ये प्योरली फॉर रिकवरी पर्पज यूज होते हैं, कह लें। ओके सर। हाँ जी। तो अब ये देखें, ये इस तरह हो गया। और अंडू सेगमेंट जाहिर है कि उसमें आपने कोई साइज उसका रखा होगा। तो लेट्स सपोज उस फाइल का साइज है 1 GB। तो वो जब 1 GB फुल हो जाएगी, तो वो फिर उसको ओवरराइड कर देगा, क्योंकि अंडू सेगमेंट्स तो आपके कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं। जिधर भी आपकी वैल्यू, मैंने जैसे बताया था कि जिधर भी आपकी वैल्यू किसी टेबल में स्टोर होगी, तो उसके अगेंस्ट अनडू सेगमेंट जनरेट होंगे वेन एवर यू विल अपडेट द टेबल। तो जब भी आप उसको अपडेट करेंगे, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। तो अगर आप आर्काइविंग ऑन करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके अनडू जो आपकी फाइल होती है, डाटा फाइल होती है, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी कर देता है, जिसको कहते हैं आर्काइव्ड फाइल। तो वो आपकी, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ योर डेटाबेस। तो जब से आपकी डेटाबेस ऑन है, लेट्स सपोज 5 साल पहले आपने डेटाबेस आपकी, और आपने उसको आर्काइविंग मोड में कर दिया, तो अब 5 साल पहले से, 5 साल से लेके अब तक जितनी आपने चेंजेस की होंगी, वो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्रिएट करता जाएगा। अंडू सेगमेंट्स है उसकी, जैसे ही वो ओवरराइट होने लगेगी, वो उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी बना लेगा। और ये इंफॉर्मेशन जो उनसे वो स्टोर करेगा आपकी कंट्रोल फाइल में भी, कि उसने किस अनडू सेगमेंट और किस डाटा फाइल के अगेंस्ट कौन सी आर्काइव फाइल क्रिएट की। तो अब आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री आ गई। अब आप कोई वैल्यू रिकवर करना चाह रहे हैं कि जी 2016 में आपने लेट्स सपोज 5 फरवरी को 9 सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जितनी चीजें की हैं, यू वांट टू रिकवर दैट। तो यू कैन परफॉर्म दैट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट इन टाइम रिकवरी। कि आप किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट आर्काइव लॉग फाइल्स। ठीक है जी, इसको क्लियर हो गया? जी सर।
चलें। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स उनके क्या होते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे हाईएस्ट और पहला जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपकी टेबल स्पेसिस है, जो आपको प्रोवाइड करता है ओरेकल फॉर मैनेजिंग द डेटा इनटू ए सेपरेट पार्ट्स कह लें, सेक्शंस कह लें। तो लॉजिकल आगे फर्दर आज हम सेगमेंट्स को पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और लिस्ट द सेगमेंट्स टाइप्स एंड देयर यूज। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स के जो सेगमेंट्स है उनको लिस्ट कर लेंगे और उसका यूज भी जो उनसे देख लेंगे कि वो किस किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। और लिस्ट द कीवर्ड दैट कंट्रोल द ब्लॉक स्पेस यूजेज। ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द ब्लॉक स्पेस यूजेज। तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिफाइन करेंगे। और फिर ऑब्वियसली कि हाउ वी कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द डाटा डिक्शनरी। तो वो जो हम क्यूरी कर सकते हैं वो उसका हो जाएगा। देखिए, ये है आपकी ओवरऑल जो सबसे स्टार्ट के ऊपर आपकी डेटाबेस आ जाती है और उसके अंदर फर्दर मैंने कहा था कि आपकी टेबल स्पेसिस होंगी। तो जो आपकी जो टेबल स्पेसिस हैं ये आपकी लॉजिकल होती हैं, क्योंकि फिजिकली डाटा जो है दैट विल ओनली बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल फाइल्स, जिनको डाटा फाइल्स भी कह देते हैं और फिजिकल फाइल्स भी कह देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स भी कह देते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती हैं, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्डवेयर लेवल पे इन्वॉल्व होता है। तो लेकिन ओरेकल उसके साथ मिलके जो है वो उसको मैनेज करता है। तो टेबल स्पेसिस आ गई। टेबल स्पेस के अंदर आप डिफरेंट जो डाटा फाइल्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर आप डाटा फाइल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे। लाइक आप 3 टेबल क्रिएट करते हैं, तो अब वो तीनों टेबल तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन ओरेकल विल ट्रीट देम इनटू द सेपरेट लॉजिकल स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ओरेकल उसको ऐसे करेगा कि वो उसको 3 सेगमेंट्स क्रिएट कर देगा। अब उसका फायदा क्या है, ओरेकल यूज वर्ड सेगमेंट इंस्टेड ऑफ टेबल। उसका फायदा ये है कि नाउ यू कैन अप्लाई द डिफरेंट स्टोरेज पॉलिसीज ऑन द डिफरेंट सेगमेंट्स। तो वो आपको लिबर्टी देता है कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट स्टोरेज पॉलिसीज, डिफरेंट एक्सटेंशन पॉलिसी, इवन के डिफरेंट ब्लॉक साइज भी आप जो है वो चूज कर सकती हैं। तो ये इंडिपेंडेंस देने के लिए ओरेकल जो सा है वो जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लास्ट टाइम भी जैसे हमने पढ़ा था कि टेबल, इंडेक्स, व्यूज, तो जो आपके परमानेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओरेकल उनको जो सा है वो ट्रीट करता है इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेगमेंट्स। और सेगमेंट के बाद फिर उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर आता है वो एक्सटेंड्स है। तो एक्सटेंड के बाद फिर जो है वो लास्ट जो फाइनल है वो ओरेकल ब्लॉक है। तो ये इस हिरारकी में जो है वो काम करते हैं। और इस तरह ही जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपकी एक टेबल स्पेस होती है और 2 टाइप्स की होती हैं, सिस्टम टेबल स्पेस और नॉन सिस्टम। लेकिन जो सिस्टम टेबल स्पेस है दैट विल बी यूज टू स्टोर द डाटा डिक्शनरी टेबल्स। तो वो डाटा डिक्शनरी टेबल्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब डाटा डिक्शनरी जो टेबल्स हैं उसके अंदर भी चेंजेस होती हैं, तो जाहिर है कि जब वो चेंजेस होंगी तो उनके अगेंस्ट भी अनडू सेगमेंट्स जनरेट होंगे। तो दोज आर कॉल्ड सिस्टम अनडू सेगमेंट्स, जो कि डायरेक्टली आप यूजर क्रिएट नहीं करता, आप कोई सिस्टम में चेंज करते हैं जिसके अगेंस्ट जो है वो अगर डाटा डिक्शनरी टेबल्स अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सिस्टम अनडू सेगमेंट्स जनरेट होते हैं। तो इसी तरह फिर यूजर डाटा टेबल स्पेसिस है। आरबीएस लार्ज ऑब्जेक्ट्स टेबल स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं और फिर जो है वो टेम्परेरी टेबल स्पेसिस यूज कर सकते हैं, अनडू टेबल स्पेसिस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स की टेबल स्पेसिस क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है आपको। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स है उसमें जो सिंपलेस्ट फर्स्ट फॉर्म है टेबल है। आप कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेगमेंट इन द ओरेकल, तो वो उसको सेगमेंट कहेगा। फिर इसी तरह पार्टीशन टेबल है। जब आपके देखें लार्ज
टेबल सेट्स हो जाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, इजी एक्सेस के लिए, क्यूरी टाइम को डिक्रीज करने के लिए, यू कैन पार्टीशन योर टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच सेपरेट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट इन ओरेकल। लाइक जैसे मैं, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने स्टूडेंट का एक ही टेबल बनाया पीयूजीसी के। अब उसमें आईटी के स्टूडेंट्स का डाटा भी है, कॉमर्स के भी, क्योंकि हैं तो सारे पीयूजीसी के स्टूडेंट्स ना, लॉ के स्टूडेंट्स का भी डाटा है, और कॉमर्स का भी है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी है। लेकिन ये है कि अब जब जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स ग्रो कर गए हैं, ज़्यादा कर गए हैं, तो वी वांट टू ट्रीट देम सेपरेटली। कि क्योंकि अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जी 10,000 रोज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा उसमें स्टोर है। तो अब जब भी आप क्यूरी करेंगे तो वो रिट्रीव किधर से करके लाएगा, 10,000 रोज को स्कैन करेगा। तो इसलिए उसमें क्यूरी टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो अब हम अगर उसको डिवाइड, उसको पार्टीशन कर लेते हैं, हम एक पार्टीशन बनाते हैं, वो भी लॉजिकल होती है। हम एक पार्टीशन बनाते हैं वो आईटी के स्टूडेंट्स के डाटा की, तो एक बनाते हैं हम कॉमर्स की, एक लॉ की, और एक बैंक एंड फाइनेंस की। तो अब वो डाटा विल बी लॉजिकली पार्टीशन इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ईच टेबल, वो जो पोर्शन होगा या पार्ट होगा या पार्टीशन ऑफ टेबल होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट बाय द ओरेकल सर्वर, और वो होगा लॉजिकल। देखें अब, इसको लॉजिकल स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि वो जो टेबल होगा जहाँ पे वो फिजिकली स्टोर होगा, उधर तो आप जाके उसकी पार्टीशन नहीं करेंगे ना। वो उधर तो जौन सा है वो एज अ, कह लें कि जो उसका मैनेजिंग प्रोटोकॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसके मुताबिक डाटा स्टोर हो रहा होगा। लेकिन आपको मैनेज करने के लिए, बीइंग अ डीबीए, बीइंग अ यूजर, आपको नजर आ रहा होगा कि डाटा जो सा है वो पार्टीशन हो गया है डिफरेंट पार्ट्स में, आईटी, कॉमर्स और इस तरह ला के स्टूडेंट्स का डाटा सेपरेट है। तो अब जब आप आईटी के स्टूडेंट को क्यूरी करेंगे, तो दैट विल बी स्कैन फ्रॉम द ओनली आईटी स्टूडेंट्स, तो उससे आपका क्यूरी रिट्रीवल टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह फिर क्लस्टर है कि सम लॉजिकली रिलेटेड टेबल्स कैन बी मर्ज इनटू ईच अदर बट लॉजिकली, ठीक है। तो वो जो है वो एज ए क्लस्टर होगा, और अगर आप 10 टेबल्स को मिला के एक क्लस्टर बनाते हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल सेगमेंट बाय ओरेकल सर्वर। तो फिर उसको जो मैनेज करना है, उसकी जो मैनेजिंग पॉलिसी है, स्पेस एक्सटेंशन पॉलिसी है, वो जब आप क्लस्टर पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली तमाम टेबल्स पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वो इस तरह इजी हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप कोई इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो इंडेक्स विल आल्सो बी स्टोर्ड सेपरेटली इन द डाटा डिक्शनरी एंड विल ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट इन ओरेकल। तो वो उसको सेपरेट सेगमेंट रीड करेगा। तो इस तरह आपने अगर कोई डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यूज को इंडेक्स के लिए सेपरेट रखना है, तो लाइक जैसे इनिट ट्रांस है, इनिट ट्रांस का मतलब होता है इनिशियल ट्रांजैक्शंस विच कैन एक्सेस द डाटा और रो साइमल्टेनियसली। तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो सी होती है नॉर्मल डाटा सेट की, वो होती है 1। लेकिन जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स सेगमेंट होता है, उसकी वो इनिट ट्रांस वैल्यू होती है 2, क्योंकि इंडेक्स प्योरली आपका सर्चिंग पर्पज के लिए यूज होता है, और देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांजेक्शंस विच कैन एक्सेस दैट सेगमेंट साइमल्टेनियसली। तो वो उसको, तो इसलिए उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो भी 2 से स्टार्ट होती है। बट यू कैन आल्सो चेंज दैट एट एनी। अच्छा, एक होता है इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल। इंडेक्स जब आप करते हैं तो वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता है, और वो उसको सेपरेट सेगमेंट रीड करता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल है, उसको इंटरनल इंडेक्स भी कह देते हैं या लॉजिकल इंडेक्स भी कह देते हैं, तो जब आप वो क्रिएट करते हैं तो वो सेपरेट सेगमेंट नहीं होता, वो उसके साथ ही वैल्यू को स्टोर करता है। बट दैट विल बी ट्रीटेड, द होल टेबल विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट, तो वो उसको सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करता है। और फिर इसी तरह इंडेक्स पार्टीशन, जैसे आप टेबल को पार्टीशन कर सकते हैं, तो अगर आपके इंडेक्स कोई लार्ज साइज बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो देन यू कैन आल्सो पार्टीशन योर इंडेक्सेस एज वेल।
तो और वो भी जो सा है वो सेपरेट सेगमेंट ही ट्रीट होंगे और स्टोर होंगे। फिर इसी तरह अनडू सेगमेंट्स हैं। तो undo data, old values will be stored, or undo segments will be used to store the old values, and those are called undo segments। और फिर इसी तरह टेम्परेरी सेगमेंट्स हो गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट देखें, ये कंसेप्ट है LOB, लॉब्स। लॉब होता है लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लाइक उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, देखिए स्टूडेंट्स का हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट आईडी, उनका रोल नंबर, उसका नाम और उसका एड्रेस, और साथ हम कह देते हैं कि वी आल्सो वांट टू स्टोर द स्टूडेंट पिक्चर एज वेल। अब हो सकता है कि एक ये जो रो है उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसका एड्रेस, उसके मार्क्स और साथ उसकी पिक्चर। तो हो सकता है कि ये जो 4 वैल्यूज हैं ये कंप्लीट रफली हम अंदाजा कर लेते हैं, तो ये सारी जो सी हैं ना ये 0.5 किलोबाइट्स स्पेस लेती हैं फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। लेकिन ये जो आपकी है पिक्चर है, वो आपकी एक वैल्यू जो है वो हो सकता है आपकी 50 किलोबाइट्स पे स्टोर साइज हो और स्टोर हो रही हो। तो इसलिए फॉर कह लें कि इजी मैनेजमेंट एंड फास्ट रिट्रीवल, तो वो जो स्टूडेंट का टेबल होगा उसके अंदर जो पिक्चर का कॉलम होगा वो वहाँ ओरेकल ओनली विल स्टोर द लिंक। वो उसका सिर्फ रेफरेंस एलियस उसका क्रिएट करके स्टोर करेगा, और जो एक्चुअल वैल्यू होगी दैट विल बी ट्रीटेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली इन अ सेपरेट सेगमेंट। तो वो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उसको सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करेगा और उसको सेपरेट टेबल से हट के जो सा वो स्टोर करेगा। तो एक्चुअल अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो सा वो सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेकिन जिसकी डाटा टाइप होगी लार्ज ऑब्जेक्ट, लॉब आप रखेंगे या बॉब रखेंगे, जैसे मैंने कहा पिक्चर है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट अदर देन द स्टूडेंट सेगमेंट। तो वो ट्रीट होगा और उसकी आप इवन के ब्लॉक साइज भी डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि और द लार्ज ऑब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल वंस। तो वो उसको सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह नेस्टेड टेबल होते हैं। तो नेस्टेड जो टेबल्स होते हैं दोज आर आल्सो ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वंस। जैसे उसकी एग्जांपल है कि आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर अब सेल परचेज का, तो उसके अंदर एक आइटम आपने कॉलम रखा हुआ है। अब देखिए, अब आइटम के फर्दर आगे हो सकते हैं, आइटम नंबर हो सकता है, परचेज प्राइस हो सकती है, परचेज डेट हो सकती है, सेल प्राइस हो सकती है, और नंबर क्वांटिटी हो सकती है, और इस तरह उसके बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टेबल, टेबल विद इन द टेबल। तो अब आपका वो एक्चुअल टेबल में तो एक आइटम एक जौन सा है वो कॉलम होगा, लेकिन फर्दर कॉलम जौन सा है दैट विल बी सब ब्रांच बाय डिफरेंट कॉलम्स। तो दिस नेस्टेड टेबल विल आल्सो बी ट्रीटेड एंड स्टोर एज अ सेपरेट सेगमेंट इन द ओरेकल्स। फिर इसी तरह बूट स्ट्रैप सेगमेंट। देखें, अब हमने बात की है कि ए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सिंपलेस्ट अगर हम फॉर्म लेते हैं, टेबल की फॉर्म ले लेते हैं, तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो दैट टेबल विल बी क्रिएटेड, और आफ्टर द क्रिएशन दैट टेबल विल बी ट्रीटेड एज अ सेगमेंट इन ओरेकल सर्वर। तो वो एज अ सेगमेंट यूज होता है, स्टोर होता है, ताकि आपकी मैनेजमेंट की आपको ज़्यादा एक्सेस और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन ये जो आपके डाटा डिक्शनरी टेबल्स होते हैं, सो दोज विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ सेगमेंट। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो भी तो टेबल ही है ना, तो ओरेकल उनको भी एज अ सेगमेंट ही ट्रीट करेगा, क्योंकि ये उसका वर्किंग स्टाइल है। तो जो आपके डाटा डिक्शनरी टेबल्स होते हैं विच विल बी यूज टू क्रिएट द बूटस्ट्रैप सेगमेंट्स। तो उसी से जो वो सेगमेंट्स क्रिएट होंगे उनको बूटस्ट्रैप सेगमेंट्स कह दिया जाता है। ये आपको समझ आ रही है इस चीज की? जी सर। चलिए ठीक है, तो इसकी देखिए आप, हमने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट क्लासेस पढ़े।
लाइक इनिशियल उसको वैल्यू क्या देनी है, डाटा फाइल का साइज क्या होगा, उसकी एक्सटेंशन पॉलिसी क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज कैसे करेगी, ये आप डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ओरेकल डिफॉल्ट, सबसे पहले जो प्रेसिडेंस होती है वो ओरेकल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होगी वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास की वैल्यू टेबल स्पेस लेवल पे दोबारा डिफाइन कर देते हैं तो इट विल ओवरराइट द डिफॉल्ट वैल्यू। तो ओवरराइट जो सा वो कर देगी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू को जो उससे पहले इंप्लीमेंट थी। लाइक अगर हम यूनिफॉर्म पॉलिसी रखते हैं कि जी हम एक्सटेंड मैनेजमेंट यूनिफॉर्म पॉलिसी है, तो अब ये हम डेटाबेस लेवल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन आप एक टेबल स्पेस बनाते हैं, आप कहते हैं जी कि आप इसकी जो स्पेस मैनेजमेंट है वो आप मैनुअल करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजन, तो यू कैन चेंज द management policy to manual in that case। तो वो आप जो नया सेगमेंट क्रिएट करेंगे उसके लिए आप उसकी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो वो आप टेबल स्पेस लेवल पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस टेबल स्पेस में अब आप जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जितने सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे, दैट पॉलिसी विल बी फॉलोड बाय ऑल दोज वन। और वो जो सा वो ओवरराइड कर देगी डिफॉल्ट उसको। फिर इसी तरह जो सा है सेगमेंट लेवल पे आ जाए, व्हेन यू विल क्रिएट सम सेगमेंट, जैसे आज हम देखेंगे, तो आप उस लेवल के ऊपर भी अपनी स्टोरेज पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे आपने एक टेबल स्पेस बनाई यूजर आप डाटा, तो आपने उस टेबल स्पेस लेवल पे क्या किया, एक्सटेंशन पॉलिसी या स्टोरेज पॉलिसी दे दी, तो वो इम्प्लीमेंट होगी। और वो क्या करेगी, दो टेबल स्पेसेस बनाई हैं आपने, एक के लिए आपने अपनी स्टोरेज पॉलिसी और एक्सटेंशन पॉलिसी डिफाइन कर दी, एक के लिए नहीं की। तो लेट्स सपोज हम यूजर डाटा वन और यूजर डाटा टू कर लेते हैं। तो वन के लिए आपने स्टोरेज पॉलिसी नहीं दी और टू के लिए डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ और डाटा वन, यूजर डाटा वन, द डिफॉल्ट स्टोरेज पॉलिसी एंड एक्सटेंशन पॉलिसी विल बी फॉलोड। तो उसके लिए तो फिर डिफॉल्ट पॉलिसी को फॉलो कर लेगा ओरेकल। लेकिन जो यूजर डाटा टू है जिसके लिए आपने पॉलिसी दी है टेबल स्पेस लेवल पे, तो इट विल ओवरराइड द डिफॉल्ट पॉलिसी। वो उसको ओवरराइड करके तो जो आपने टेबल स्पेस लेवल पे दी है वो उसको फॉलो कर लेगा। अब जो यूजर डाटा टू है उसके अंदर आपने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं डिफरेंट, सॉरी, तो जिसे सेगमेंट्स कहते हैं वो बनाए हैं, ठीक है। तो आप अगर सेगमेंट वन टेबल स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया, हम इसके लिए एक्सटेंशन पॉलिसी नहीं देते, तो इट विल फॉलो द दैट पॉलिसी विच इज ऑलरेडी डिफाइंड एट द टेबल स्पेस लेवल। तो वो टेबल स्पेस लेवल पे जो पॉलिसी होगी वो उसको फॉलो कर लेगा। लेकिन एक आप दूसरा टेबल बनाते हैं उसकी आप एक्सटेंशन पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो टेबल स्पेस लेवल को ओवरराइड कर देगा और फिर वो सेगमेंट लेवल वाली जो सी है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये इसी फिर प्रेसिडेंस से ये काम करते हैं। अगर आप कोई भी लोअर लेवल पे चीज सेट करेंगे तो इट विल ओवरराइड द हायर लेवल, वो उसको हायर लेवल को ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देगी। एक्सटेंड एलोकेशन एंड एक्सटेंड, जैसे मैंने बताया था कि इट्स अ मेमोरी यूनिट विच विल बी यूज टू परफॉर्म एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द स्पेस, ठीक है। एक्सटेंड इज द चंक ऑफ स्पेस यूज बाय अ सेगमेंट विद इन द टेबल स्पेस। तो सेगमेंट के अंदर जो अब एक लॉजिकल यूनिट है विच ओरेकल विल प्रोवाइड यू फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो डिफरेंट टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा वो सेगमेंट, और उसके बाद होगा एक्सटेंड। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्सटेंड इज अ कॉन्टिन्यूस फ्री स्पेस दैट विल बी यूज टू एलोकेट और डी एलोकेट द स्पेस टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उनको एलोकेट और डी एलोकेट करने के लिए वो यूज हो जाती है।
तो जब भी आप कोई लेट्स सपोज आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो आप एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको जो स्पेस एलोकेट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स होगी। ये नहीं होगा कि वो उसको 2 बाइट्स एलोकेट कर दे, 3 कर दे, नहीं, वो उसको एक्सटेंड की फॉर्म में एलोकेट करेगा। और एक एक्सटेंड का जो साइज है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई सेगमेंट क्रिएट करेंगे, आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसको एक्सटेंड एलोकेट हो जाएगा। जब आप उसको वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो उसको फिर एक्सटेंड एलोकेट हो जाएगा। अगर आप कोई वैल्यूज डिलीट करते हैं किसी सेगमेंट से, किसी टेबल से, तो वो स्पेस जो सी है वो डी एलोकेट हो जाएगी। वो जो है वो वही, उससे स्पेस जो है वो डी एलोकेट हो जाएगी। और इसी तरह फिर आप जो है वो ड्रॉप करते हैं, कोई आल्टर करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, तो वो उसको डी एलोकेट करेगा। अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, जब आप डाटा फाइल जो सी होती है उसके 3 पोर्शन कह लें। एक तो हेडर होता है डाटा फाइल का, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। सपोज आपकी एक डाटा फाइल है और उसका आपने साइज रखा है 1 GB। तो अब आप एक एक्सटेंड जो सा वो आप रखते हैं 4 MB का या 4 KB का। तो वो क्या करेगा, 4 KB को डिवाइड कर देगा 1 GB के साथ। और सपोज हम कर लेते हैं कि उसके पास, आपके पास 200 एक्सटेंड बन जाते हैं। तो अब वो उसकी एक लिस्ट क्रिएट करेगा, और दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सटेंड लिस्ट। और वो जो है वो स्टोर होगी आपके डाटा हेडर में स्टोर होगी। और वो उसको अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि जैसे ही आप डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो सबसे पहले फ्री एक्सटेंड लिस्ट देखेगा। और अगर सर्वर के जी उसमें कौन कौन से एक्सटेंड जो से वो अवेलेबल है फॉर स्टोरिंग द डाटा। और लेट्स सपोज उसमें से 3 एक्सटेंड में आपने डाटा इंसर्ट कर दिया, तो वो उसकी एंट्री फ्री लिस्ट से निकालेगा और यूज लिस्ट में डाल देगा। और जैसे ही आप डाटा को डिलीट करेंगे तो वो दोबारा उसकी एंट्री फ्री लिस्ट में कर देगा। तो इस तरह जो है वो 3 पोर्शन होते हैं। हेडर, हेडर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। करंट जो आपका एक्टिव रीड लॉग ग्रुप होता है उसका नंबर होता है, लॉग सीक्वेंस नंबर होता है, और चेक पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है कि किधर तक आपकी चेक पॉइंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, दैट विल बी स्टोर्ड इन द हेडर ऑफ द डाटा फाइल। डेटाबेस ब्लॉक क्या होता है? अब देखें, एक्सटेंड क्या था कि स्पेस एलोकेशन के लिए जो आप यूज करते हैं। आप कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे या कोई भी डाटा डिलीट करेंगे, तो उसको जो स्पेस उसने एलोकेट करनी है या डी एलोकेट करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स करेगा। बिल्कुल इसी तरह जो ओरेकल ब्लॉक होता है, दिस इज द मिनिमम कॉन्टिन्यूस स्पेस और मेमोरी विच विल बी यूज टू परफॉर्म आईओ। देखिए ओरेकल जो सा है वो जब भी कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कोई रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स रीड करता है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ही राइट करता है। ठीक, लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं जी कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 25, तो इट मीन्स यू वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर 25। अब ये जब ये क्यूरी को वो एग्जीक्यूट करेगा और एकल डाटा रीड करेगा, तो वो ये नहीं करेगा कि जी सिंपल सीधा गया और एक्सटेंड, लेट्स सपोज वो एक्सटेंड नंबर 3 के अंदर स्टोर है, तो वो उधर से वो उसका नाम उठाया और ला के डिस्प्ले, नहीं, वो एक पूरा ब्लॉक रीड करेगा। एंड हो सकता है दैट विल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रो, कि उस ब्लॉक के अंदर 5 रो स्टोर हो सपोज, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा ब्लॉक रीड करेगा और उसको बफर कैशे के अंदर इंसर्ट कर देगा। अब वो जो सा इंसर्ट करने के बाद अब वो क्यूरी को मैच करेगा, और जो उसमें रोल नंबर 5 के अगेंस्ट जो भी नाम होगा दैट विल बी डिस्प्लेड फॉर द यूजर। इन द मीन वाइल अगर एक और यूजर है और वो कहता है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 22,
अब ये देखिए, अब उसने जब पार्सिंग और वो सारे काम करने हैं, तो अब उसको फिजिकल रीड करने की जरूरत नहीं होगी। वो ब्लॉक जो सा है जिसके अंदर हमने कहा जी कि 5 रोज है, लेट्स। जी वो सॉरी, लाइट ऑफ होगी अभी, मैंने फिर ना मोबाइल डाटा ऑन किया। अच्छा, तो उसके लिए जब वो मिनिमम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड ओरेकल ब्लॉक। तो वो ओरेकल ब्लॉक की फॉर्म में जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स सेट एट टेबल स्पेस क्रिएशन। तो ये आप जो है ना ओरेकल ब्लॉक साइज ये टेबल स्पेस क्रिएशन के टाइम पे भी सेट कर सकते हैं, और जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं उस वक्त भी। एक्सक्यूज मी सर, सर स्लाइड नज़र नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। शेयर कर लें। तो इसके लिए पैरामीटर यूज होता है डीबी ब्लॉक अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर साइज, ठीक है। तो ये पैरामीटर आपने सेट करना है इन द पी फाइल। तो वो आप पी फाइल में इसको ओरेकल ब्लॉक को सेट कर देंगे, और इसका ये है कि ये आप वंस यू विल बी सेट द ओरेकल ब्लॉक साइज, आफ्टर दैट यू कैन नॉट चेंज दैट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस है, इट विल आल्सो फॉलो द डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट भी कह देते हैं, डिफॉल्ट ओरेकल ब्लॉक साइज। तो वो इसी को फॉलो करती है, सिस्टम टेबल स्पेस जो है वो डिफॉल्ट ओरेकल ब्लॉक साइज को ही फॉलो करती है। लेट्स सपोज, और ये जो है ये हमेशा 4 की मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है। और नॉर्मली अगर आपका एस जी ए साइज है 128 से कम, तो फिर आप इसका साइज रखते हैं 4 MB, और अगर ये 128 से ज़्यादा तो फिर आप इसका साइज रख लेते हैं 8 MB, या 16 MB, या 32 MB, 64 MB। ऐसे आप इसका साइज सेट कर सकते हैं। सपोज आपके ओरेकल ब्लॉक का साइज आपने रखा 4 MB, ठीक है। और अब जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसमें डाटा डिक्शनरी भी क्रिएट हो जाएगी, एंड इट विल फॉलो द 4 MB ब्लॉक साइज। तो इसलिए अब बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपकी सिस्टम टेबल स्पेस के कंटेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, डाटा डिक्शनरी कंटेंट्स इस तरह कभी भी चेंज नहीं होंगे। हाँ, ओरेकल जो है वो आपको 4 नॉन अदर देन डिफॉल्ट नॉन स्टैंडर्ड कह लें कि ओरेकल ब्लॉक साइज भी डिफाइन करने की ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। वो आप किसी भी टाइम जो है वो किसी भी टेबल स्पेस के लिए सेट कर सकते हैं। तो दोज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड। तो 4 मैंने कह दिया, ये 2 की मल्टीप्लिकेशन से 2, 4, 8, 16 ऐसे जो है वो चलता है, KB से MB जो भी आप रखना चाहते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज तो जो है उसके लिए आप यही पैरामीटर यूज करेंगे, DB ब्लॉक अंडरस्कोर साइज। और नॉन स्टैंडर्ड के लिए जो है वो दूसरा पैरामीटर वो भी आ जाता है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक देखें, एक कॉमन सी चीज़ है कि देखें, अब जो आपने स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज DB ब्लॉक साइज पैरामीटर के थ्रू आपने सपोज 4 की आपने सपोज सेट कर लिया। तो अब जब उसने ब्लॉक को रीड करना है, तो उसने आपके बफर कैशे में उसको क्या करना है,
इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि सेम ब्लॉक साइज शुड आल्सो बी कन्फिगर इन द बफर कैशे, और उसके लिए आप यूज करते हैं डीबी कैशे साइज, ये पैरामीटर यूज करते हैं। तो जो डीबी ब्लॉक साइज की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज 4K है, तो दैट विल आल्सो बी द सेम फॉर द डीबी कैशे साइज 4K। तो फिर ही जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह इम्पोर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट कि अगर आप कोई नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस के लिए, देन यू आल्सो मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर द साइज ऑफ योर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दैट ब्लॉक साइज। लेट्स सपोज आप 8K का एक ब्लॉक साइज डिफाइन करते हैं, तो वो आपको फिर 8K की बफर कैशे भी से डिक्लेयर कर डिफॉल्ट सेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन नॉट रिट्रीव दैट डाटा दैट विल बी स्टोर इन दैट टेबल स्पेस। जो भी उसमें स्टोर होगा उसको आप रिट्रीव फिर नहीं कर सकेंगे अदरवाइज। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये नॉन स्टैंडर्ड कैशे को सेट करने के लिए यूज होते हैं। DB_2K, तो कैशे साइज DB_4K कैशे साइज, तो ये 4K के लिए यूज होता है, 16K के लिए, 32K के लिए। तो ये हो गया इसका जो जेनेरिक फॉर्म है वो इस तरह लिखते हैं DB_NK। NK का मतलब है कि जितना भी आप नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज है वो एन की जगह आ जाएगा। ठीक है, 2 है तो 2 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, 32 है तो 32 आ जाएगा। तो ये एक पैरामीटर है जनरल दैट विल बी यूज टू सेट द नॉन स्टैंडर्ड कैशे साइज। और स्टैंडर्ड कैशे साइज के लिए डीबी कैशे साइज यूज होता है, और स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज के लिए ये यूज होता है। अब ये देखें, टेबल स्पेस आपने क्रिएट की और डिफॉल्ट डाटा टाइप साइज टेमी ब्लॉक साइज आपने रखा। तो ये जो ब्लॉक साइज है, दिस इज योर स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज। ये इस तरह आपने ऑल पार्टीशन ऑफ द, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एक जो टेबल आप बनाते हैं, हमने कहा था टेबल को आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो ऑल पार्टीशन ऑफ अ पार्टीशन ऑब्जेक्ट मस्ट रिजाइड इन टेबल स्पेस ऑफ द सेम ब्लॉक साइज। तो ये नहीं हो सकता कि आप जी एक टेबल को पार्टीशन करें, क्योंकि पार्टीशनिंग वो लॉजिकल है। तो आप उसको पार्टीशन करें और एक पार्टीशन को आप स्टोर कर दें ऐसी टेबल स्पेस में जिसका ब्लॉक साइज है 4K, और दूसरी पार्टीशन को आप स्टोर कर दें ऐसी टेबल स्पेस में जिसका ब्लॉक साइज है 8K। ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि डाटा तो सिर्फ लॉजिकली पार्टीशन हो रहा है, वरना तो वो सेम ही रहना है। तो इसलिए वो आपको अलाउ नहीं करेगा अगर आप डिफरेंट ब्लॉक साइज की टेबल स्पेसेस में स्टोर करेंगे। अदरवाइज वो जितने भी पार्टीशनिंग होती है टेबल की, उसको वो सेपरेट सेगमेंट ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, all temporary table space including the permanent ones that are being used default must be a standard block size। जी, तो ये जैसे मैंने बताया था कि जितनी भी आपकी सिस्टम टेबल स्पेस होगी, टेम्परेरी टेबल स्पेस होगी, डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस होगी, तो ये सारी जो सी हैं ये स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज को ही फॉलो करेंगी। इसके लिए यू कैन नॉट सेट द नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज, वो आप चूज नहीं कर सकते। तो जो आपका यूजर टेबल स्पेसिस होती हैं उनके लिए आप नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज चूज कर सकते हैं। और ओरेकल 9 आई ऑनवर्ड आपको वो 4 नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज अलाउ करता है कि आप वो डिफरेंट टेबल स्पेसिस के लिए चूज कर लें। इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल ओवरफ्लो और लॉग सेगमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल स्पेस विद अ ब्लॉक साइज डिफरेंट देन बेस टेबल। अब ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है कि वो कह रहा है कि वो जो आपके लॉब्स होते हैं, लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स जो उनसे होते हैं उनके लिए, या फिर आपका इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल अगर ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो जब ओवरफ्लो होगा तो वो उसके लिए जो न्यू सेगमेंट बनेगा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट सेगमेंट विच कैन हैव डिफरेंट ब्लॉक साइज अदर देन द स्टैंडर्ड। वो हो सकता है क्योंकि वो उसको सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करता है, तो इसलिए वो सेपरेटली अदर देन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज भी टेबल स्पेस में स्टोर हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट।
देखें आपका एक सपोज एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, और स्टूडेंट टेबल में हम कहते हैं जी कि यार ये जो है ना बड़ा मसला है इसमें। इसमें ना जब मैं वो PUCIT से अब आइंदा ना लॉग इन होके तो उधर से मैं मीटिंग कॉल किया करूंगा, फिर मुझे ना इधर वाइट बोर्ड अवेलेबल होता है इसका इधर से मुझे पता नहीं क्यों ये जब मैं PUGC से होता हूँ तो मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं आता इधर डिफॉल्ट में जो गूगल मीट का आ गया। तो चलो अभी तो इस तरह ही गुजारा कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से ये कर लेंगे। देखिए एक आपका स्टूडेंट का टेबल है और उसमें आपने क्या किया है, आपने स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज रखा जी, लेट्स सपोज 4K, ठीक है। और हम रफली हम गैस कर लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि आपकी जो एक रो है ना वो 1K की स्टोर होती है। तो 4K के उसके अंदर जो है वो कितनी रो स्टोर हो जाएंगी एक ब्लॉक में? फोर। 4 रोज स्टोर होगी, ठीक है जी, 4 रोज स्टोर होगी। तो अब अगर आप कोई भी क्यूरी देते हैं और वो वैल्यू जब रिट्रीव करती है तो वो उसको लेट्स सपोज जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब उसके अगेंस्ट उसको कितने ब्लॉक्स रीड करने पड़ेंगे? एक आईडी के लिए सर? हाँ जी, मतलब एक वैल्यू आप रिट्रीव कर रहे हैं ना, तो ए, एक पूरा ब्लॉक ही वो लेके हाँ एक ब्लॉक ही तो उसमें उसको, 4 रोज आ जाएंगी। हाँ उसमें 4 रोज आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। कि बेशक हम एक वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, मतलब कि एक रो या वो एक रो की वैल्यू रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ओरेकल को आपकी डाटा फाइल से एक ब्लॉक रीड करना पड़ेगा और उसके अंदर वो 4 रोज या जितनी भी हैं वो आ जाएंगी और वो उसको बफर कैशे में इंसर्ट कर देगा। अब अगर आपने क्या उसको कहते हैं, हाँ जी, आपने स्टूडेंट की पिक्चर भी स्टोर की हुई है। अब जो पिक्चर इटसेल्फ है वो हमने कहा था कि वो लेट्स सपोज लेती है 50K, वो 50K की है। तो अब जब आप एक रो एक ब्लॉक में इंसर्ट करेंगे तो 4 रोज तो एक ब्लॉक में आ जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ जो आपकी 50K वैल्यू है वो कितने ब्लॉक्स में आएगी? 10-12 ब्लॉक्स में एक वैल्यू आएगी। इसी तरह है ना जी, क्योंकि 50K की है ना आपकी वो वैल्यू जो पिक्चर है, जी सर। और ब्लॉक आपका 4K का है। तो अब आप ये देखें कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स अगर वो सेम उसी में आप सेम साइज में स्टोर करते हैं, तो अब अगर आप एक स्टूडेंट की सिर्फ पिक्चर देखना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट उसको कितने ब्लॉक्स रिट्रीव करने पड़ेंगे डाटा फाइल से? 12। मोर मोर 12, देन 12। बिल्कुल मोर देन 1। और फिर वो 12 को जो है वो बफर कैशे में इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो दैट विल टेक आल्सो प्रोसेसिंग टाइम एंड कंज्यूमिंग टाइम मोर एंड कंज्यूमिंग रिसोर्सेज मोर एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज। तो इसके लिए फिर वो सेपरेट सेगमेंट में आप जो सा है जिसमें आपके लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है जिस टेबल स्पेस में, यू कैन चेंज द ब्लॉक साइज। आप उधर ब्लॉक का साइज कर दें, लेट्स सपोज 32 कर दें, तो अब वो जो आपकी वैल्यू है वो कितने ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगी? अगर 50K की है तो वो 2 ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगी वो। तो whenever you need to retrieve that value, Oracle only retrieve or read the 2 blocks and will have to insert into the buffer cache। तो वो उससे जो है वो उसकी मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो इसलिए जो आपकी लार्ज ये भी इधर कह रहा है कि अगर आपका ओरिजिनल टेबल है उसका जो क्या उसका ना ब्लॉक साइज है दैट कैन बी डिफरेंट ओनली इन केस ऑफ लॉब्स, लेकिन अदर ऊपर उसने कहा था पार्टीशनिंग टेबल में डिफरेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर लॉग स्टोर है, लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो वो ओरिजिनल टेबल से जो ब्लॉक साइज है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट का जो ब्लॉक साइज होगा वो डिफरेंट उस टेबल स्पेस का हो सकता है। इस चीज की समझ आई है जी सबको? ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको इसकी सबको समझ आ गई? सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें एक दफा। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि
जो आपका ओरिजिनल टेबल है जिसके अंदर आपकी मतलब वैल्यू स्टोर हो, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, ये आपका ओरिजिनल टेबल है। तो अब इसके अंदर जो हम पिक्चर स्टोर कर रहे हैं वो लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करेगा। इट मींस कि दैट विल बी स्टोर्ड इन अ डिफरेंट, दैट कैन बी स्टोर इन अ डिफरेंट टेबल स्पेस। तो अब अगर आपने एक्चुअल जो टेबल है वो आपने जिस टेबल स्पेस में स्टोर किया है उसका अगर ब्लॉक साइज है 4 की है, तो वो जो पिक्चर है, जो जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, वो जिधर स्टोर करेंगे, जिस टेबल पे इसमें स्टोर करेंगे, उसका आप साइज जो सा है वो अदर देन 4K रख सकते हैं। दैट विल बी अलाउड बाय द ओरेकल। अब समझ आई? जी सर ठीक है। ठीक है। तो लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको देखें कि अगर वो आप पार्टीशन टेबल है सिंपल, उस केस में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो सबका साइज सेम है ना। आपने एक पार्टीशन, जैसे हमने कहा आईटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, लॉ के हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आईटी के स्टूडेंट जो उनसे हैं वो किसी ऐसी टेबल स्पेस में स्टोर कर दें जिसका ब्लॉक साइज है 4K, और लॉ के स्टूडेंट्स को किसी ऐसी टेबल स्पेस में स्टोर कर दें जिसका साइज है 8K। ये पॉसिबल नहीं है, ये ओरेकल आपको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में ये अलाउ करेगा कि वो जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं दोज कैन बी स्टोर एज अ सेपरेट सेगमेंट इनटू अ सेपरेट टेबल स्पेस अदर विच कैन फॉलो द अदर देन द स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज। अब समझ आई इस चीज की? जी सर अब ठीक हो गया। नहीं, अब ठीक हो गई। तो अब ये जो एक ब्लॉक आपका होता है ना, उसके 3 पोर्शंस होते हैं। नंबर 1 उसका हेडर होता है, नंबर 2 उसमें फ्री स्पेस होती है, और नंबर 3 उसमें डाटा होता है विच विल बी यूज टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ योर रो। तो ये 5:30 हो गए हैं, अभी मगरिब का भी टाइम हो गया है। इधर मेरा ख्याल है इसको ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे।